खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर एक बार फिर से पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 2 वोटर लिस्ट में नाम को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसे कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकते। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश क्लियर नहीं हो रहा है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिस पर कल यानी कि सोमवार को सुनवाई होगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि कल से ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने थे, जिस पर भी अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अब हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही चुनाव चिन्ह आवंटित हो सकेंगे। तेईस जून से शुरू हुई पंचायत चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में आ गई है। पहले नियमावली पर कोर्ट की रोक लगी और राज्य के इतिहास में पहली बार चुनाव प्रक्रिया बीच में रोकनी पड़ी। 3 दिन बाद स्टे हटा तो प्रक्रिया दोबारा शुरू तो हुई, लेकिन अब एक और कानूनी पेंच ने हालात जटिल बना दिए हैं। इस बार मामला उन वोटर्स को लेकर है जिनके नाम 2-2 निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में दर्ज है। आयोग ने ऐसे लोगों को मतदान और चुनाव लड़ने के लिए वैध माना था, लेकिन कोर्ट ने इस आदेश को खारिज करते हुए दोहरी लिस्ट वाले मतदाताओं को अमान्य करार दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होगा? आयोग खुद असमंजस में है। उसका कहना है कि कोर्ट का आदेश स्पष्ट नहीं है, इसलिए वो स्पष्टीकरण के लिए फिर से कोर्ट की शरण में गया है। ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के क्रम में अभी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो वर्तमान में चुनाव की कार्रवाई जो चल रही थी, निर्वाचन की कार्रवाई जो चल रही थी, उस पर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो उसको जो है क्लैरिफाई करने के लिए जो है हमने अपने अधिवक्ता को कहा है। यानी जब तक कोर्ट से पूरी स्पष्टता नहीं मिलती, तब तक सोमवार से शुरू होने वाला चुनाव चिन्ह आवंटन अधर में लटका रहेगा। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और जानबूझकर ऐसे आदेश निकाल रहा है जिससे चुनाव में अड़चनें पैदा हो। भारतीय जनता पार्टी और सरकार, उनकी सरकार के नेतृत्व में, उनकी सरकार के दबाव में आयोग ऐसा फैसला कर रहा है। तो इसलिए ये दबाव में जिलों से कैसी कैसी खबरें आ रही हैं आप देख रहे हैं। हमारी पार्टी के लोगों का, विपक्ष के जितने भी लोग पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नामांकन निरस्त किए जा रहे हैं। अपने प्रत्याशियों के नामांकन को बचाने के लिए उनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब जब चुनाव में हारती है या हार की ओर आगे बढ़ती है, तब तब वो कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाती है, कभी माननीय न्यायालयों पर आरोप लगाती है। पॉलिटिकल पार्टियों पर आरोप लगाना तो उनके लिए एक आम बात हो गई है। तो तस्वीर अब साफ है कि सोमवार को शुरू होने वाली चुनाव चिन्ह आवंटन प्रक्रिया अब कोर्ट की अगली सुनवाई पर निर्भर करेगी। नतीजा ये है कि न प्रत्याशियों को राहत है, न मतदाताओं को और कोई जवाब मिला है। जिनके नाम 2-2 वोटर लिस्ट में हैं, वो दुविधा में हैं और पूरा चुनावी माहौल अब एक भ्रम की स्थिति में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। 2-2 निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, जो विवाद हुआ, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग अभी नहीं सुलझा पाया इस विवाद को। और इसी विवाद का फैसला टिहरी में जिला पंचायत की अखोड़ी सीट पर आश्चर्यजनक ढंग से कर दिया गया, जिसमें अब एआरओ की भूमिका पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल अखोड़ी सीट से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोना देवी और प्रताप सिंह समेत कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन एआरओ ने प्रताप सिंह का नामांकन ये कहकर रद्द कर दिया कि उनका नाम नगर पंचायत घनसाली के वोटर लिस्ट में भी है और इसी आधार पर 6 अन्य प्रत्याशियों की नामांकन लिस्ट में जो नाम था उनका वो रद्द कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एकमात्र सोना देवी का नामांकन वैध करार दिया गया। आरोप है कि उनका नाम 2 नहीं बल्कि 3-3 निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में मौजूद है। अब आरोप है कि इसके लिखित शिकायत एआरओ से लेकर आरओ तक की गई है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई और अब जो बाकी सभी 7 कैंडिडेट हैं वो कोर्ट पहुंच गए हैं। बागेश्वर से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ के
एक दुर्गम इलाके कुआरी में सास बहू ने जंगली मशरूम खा लिया, जिससे कि सास की मौत हो गई है, जबकि बहू की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं कुआरी गांव में सड़क बंद होने से ग्रामीण पीड़ित महिला को अस्पताल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उधर प्रशासन की टीम भी मौके पर रवाना हो गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोड काफी ज्यादा खराब है तो अस्पताल ले जाने में भी दिक्कत हो रही है। सीएम धामी के आदेश पर ऑपरेशन कालनेमी के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अभी तक ऑपरेशन कालनेमी के तहत 266 फर्जी बाबाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से देहरादून से अब तक 82, हरिद्वार से 55 और नैनीताल में से 9 और उधम सिंह नगर से 120 ढोंगी बाबाओं को पकड़ा गया है। धर्म की आड़ में लोगों को ठगने वाले ढोंगियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। कालनेमी ऑपरेशन के तीसरे दिन देहरादून में 34 ढोंगी बाबा गिरफ्तार किए गए और 3 दिनों में देहरादून में 82 ढोंगी बाबा गिरफ्तार किए गए हैं। पूरे राज्य में फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। रामनगर में भी ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 3 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया जो धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। पूरे राज्य में ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक्शन किया जा रहा है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया गया। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहे एक्शन को लेकर सामाजिक संस्थाओं ने सीएम धामी का सम्मान किया। इस दौरान सीएम धामी ने एक बार फिर से कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले चाहे कितना ही बड़े पद पर क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। जब कार्रवाई होती थी तो कई बार लोग कहते थे कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है और बड़ी मछलियां छोड़ दी जा रही हैं, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जा रहा है। हमने इस धारणा को भी बदला है। हमने कहा छोटी मछलियां हो, बड़ी मछलियां हो, या भ्रष्टाचारी रूपी बड़े मगरमच्छ हैं, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। और इसका उदाहरण चाहे वो सर्वोच्च नौकरी आईएएस हो, पीसीएस हो, आईएफएस हो, या किसी भी स्तर के कोई भी नौकरी का कोई भी रैंक हो, कोई भी सेवा हो, यदि अपने भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से नहीं निभाएगा, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे भाइयों बहनों। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर सीएम धामी केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे। वहीं दिल्ली जाने से पहले देहरादून में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में रेलवे स्टेशनों का विकास, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल प्रोजेक्ट समेत राज्य में नई रेल लाइनों की संभावनाओं पर भी रेल मंत्री से बातचीत होनी है। मुद्दे हैं, अभी मुझे माननीय रेल मंत्री जी से भेंट करनी है और रेल से संबंधित जो हमारे रेलवे स्टेशन है, नई जो रेल योजनाएं हैं, उस नई ट्रेनों की हम मांग करेंगे उनसे। और इसके साथ साथ जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन चल रही है, उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और केंद्र सरकार की तरफ से हमको राज्य को विकास को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं जो हमारे राज्य की आवश्यकता है, उन सबको वो दे रहे हैं। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं और लोगों को खतरनाक सफर पार करना पड़ रहा है। और हरकीदून घाटी में सुपिन नदी पर बना पुल जर्जर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी गांव के लोग पुल से आवाजाही करने को मजबूर हैं। यह पुल ग्राम पंचायत गंगाड़ और साथ ही ग्राम पंचायत पवाणी को आपस में जोड़ता है, जो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। काफी जर्जर हालत में है।
रुद्रप्रयाग के दूरस्थ गांव तोशी में पहाड़ी नदी के ऊपर लोगों ने जुगाड़ पुल बनाया है और नदी के ऊपर एक पेड़ को आर पार डाल दिया है और इसी पेड़ से एक सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नदी पार करते दिखे और इस पेड़ से नदी पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन रोजाना गांव के लोग इसी तरह से नदी को पार करते हैं। आपको बता दें कि सेक्टर मजिस्ट्रेट पंचायत चुनाव के चलते गांव पहुंचे थे। बारिश के मौसम में देहरादून में नदियों के किनारे इन दिनों कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। लोग इन खतरनाक नदियों को पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं, जबकि यहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें देहरादून की स्वांग नदी की है, जो हर साल बरसात में अपना रौद्र रूप दिखाती है। कुछ दिन पहले तेज बारिश के बाद नदी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां तक बह गई थी। फिर एसडीआरएफ को मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद लोग यहां पर मौज मस्ती के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा ना कि रिस्क तो होगा ही, हर जगह होगा, बट मजे करने आना ही पड़ता है और जगह के हिसाब से जहाँ पर पानी कम है वहाँ ना है। और क्या, काफ़ी अच्छा नेचर है, यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा रहता है, गर्मी कम रहती है और यहाँ घूमने के लिए काफ़ी जगह हैं। तो रहता है रेनी सीज़न है तो फिर फ्लो वगैरह इतना ज़्यादा है, लेकिन हम देख के नहाते हैं, कहीं फ्लो कम है तो उस जगह से किनारे पे नहाना चाहिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी की जा चुकी है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। न पुलिस की अपील का असर हो रहा है, न ही चेतावनियों का। जब भारी बारिश आती है और लगातार हमारा जो अनाउंसमेंट सिस्टम है, जहाँ पर जलस्तर बढ़ रहा है, खासकर पिकनिक स्पॉट्स भी ऐसे बहुत हैं जहाँ से नदी नालों किनारे लोग आवासीय रूप से रह भी रहे हैं या घूमने जाते हैं, उनको भी लगातार अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से अलर्ट किया जा रहा है। हर साल कई लोग इन नदियों में अपनी जान गंवा देते हैं, बावजूद इसके लोग इस रोमांच को खतरे की हद तक जीना चाहते हैं। सवाल ये है कि जब जान का जोखिम हो तो ऐसी मस्ती किस काम की। शांत दिखने वाली ये स्वांग नदी कब विकराल रूप धारण कर ले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बरसात का सीजन है और नदी में कई बार पहाड़ में जब बारिश होती है तो नदी विकराल रूप धारण कर लेती है और कई लोगों को अपनी चपेट में लेके भी यहाँ से बहा लेती है। पुलिस लगातार दावे करती है कि नदियों से दूर हम लोगों को करवाते हैं और अपील भी करती है लोगों से कि लोग नदियों के से दूर रहें, क्योंकि जान का खतरा इस समय सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी भी सैकड़ों की संख्या में देहरादून की स्वांग नदी में लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। नैनीताल के चिड़ियाघर रोड पर सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर नाले में जा गिरी और हादसे में ड्राइवर समेत एक घायल हो गया है, जिसको स्थानीय लोगों ने नाले से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। रुद्रप्रयाग के तिलनी में सड़क हादसा हो गया है, जहां पर एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी कारों को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि उस दौरान कार में कोई भी नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं हादसे के बाद भी ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और रुड़की में जल पुलिस ने गंगनहर में एक कांवड़िए को डूबने से बचा लिया और बताया जा रहा है कि गंगनहर में नहाने गए एक कांवड़िए की डूबने की तस्वीरें सामने आ रही थी, जिसको मौके पर मौजूद जल पुलिस ने समय रहते सकुशल बाहर निकाल लिया। सिविल लाइन कोतवाली इलाके का ये मामला है। हरिद्वार में गंगा घाटों पर तैनात एसडीआरएफ के जवान गंगा में डूब रहे कांवड़ियों को बचाकर जीवन दान दे रहे हैं। रविवार को कांगड़ा घाट पर डूबने की अलग अलग घटनाओं में एसडीआरएफ के जवानों ने 2 कांवड़ियों को बचाया। हरियाणा के सोनीपत और यूपी के नोएडा से आए कांवड़िए अचानक से पानी के तेज बहाव में बहते हुए डूबने लगे, जिस पर गंगा घाट पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने राफ्ट बोट और साथ ही लाइफ जैकेट के जरिए कांवड़ियों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला।
साल 2022 में देहरादून के सरखेत इलाके में आई आपदा के जख्म 3 साल बाद भी हरे हैं। अब पंचायत चुनाव की सरगर्मियां हैं तो इलाके से प्रधान के लिए 3 दावेदार आगे आए हैं और लोग तीनों से ही नाराज चल रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं देहरादून के सरखेत की, जहां 2022 में आपदा के दौरान के मिले जख्म की याद आज भी ताजा है। आपदा के 3 साल बाद भी लोग टूटी सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। ना इलाके में सड़क बन पाई है और ना ही यहाँ के हालात बदले हैं। देहरादून के पास मालदेवता से करीब 5 किलोमीटर दूर सरखेत और सीतापुर गांव में 3 साल पहले बारिश कहर बनकर टूटी थी। आपदा के बाद जो लोग इस इलाके में रह रहे हैं, उनके लिए जख्म आज भी हरे हैं। राजधानी के करीब होने के बावजूद गांव के मूलभूत सुविधाएं आज भी कोसों दूर हैं, जबकि मसूरी और रायपुर 2-2 विधानसभाओं से जुड़े इस गांव के लोग हैं। गांव के प्रधान से तो लोगों को ना के बराबर की उम्मीद है। हालात वैसी के वैसी हैं जी। 2022 से 2025 हो गया, कोई वो नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। सरकार ने बड़ी 2014 के बाद ये रोड पास करी, फिर पास करने के बाद भी ऐसे ठेकेदार के हाथ भेजी है जो ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। हम बोलते हैं यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे ये दिक्कत है, हाँ हो जाएगा। 2-3 बार हमने विरोध भी करा, धरना प्रदर्शन करा, कोई फर्क नहीं पड़ा। दिक्कत है, रोड का समस्या है बहुत ज़्यादा यहाँ। एक तो यहाँ पे म्यूजिक नहीं चलते, स्कूल के बच्चे लोग के बहुत परेशानियाँ होती है ये आने जाने में, यही बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ। तो अभी मुद्दे क्या है इस इलाके में, क्या समस्या है? जो प्रधान है उठ रहे चुनाव के अभी तो प्रधान अभी बनेंगे तब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। वो भी पुराने वालों ने नहीं किया, पुराने वाले कहाँ किए। वहीं पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रधान पद पर 3-3 दावेदार मैदान में हैं और सबकी लाइन एक ही है, गांव में सड़क लाकर रहेंगे। वैसे ये सिर्फ एक गांव का हाल नहीं, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में स्थिति कमोबेश ऐसी ही है, जहां अब लोगों में जनप्रतिनिधियों से कोई उम्मीद नहीं रही। भारती सकलानी उनियाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। विकासनगर पुलिस ने सहसपुर में 7 ग्राम अवैध स्मैक के साथ में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही सेलाकुई से 2 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया। हरिद्वार के लक्सर रेलवे स्टेशन से पागल बनकर घूम रहे हिस्ट्री शीटर को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी का रहने वाला है हिस्ट्री शीटर अभिषेक। कोटद्वार पुलिस ने 6 लाख की चरस के साथ में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में सप्लाई करने की फिराक में था। उत्तरकाशी के डीएम ने यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी वैली और साथ ही सियाना चट्टी क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ में कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। चुनाव के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। उत्तरकाशी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुरोला ब्लॉक के मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। एसडीआरएफ को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने के लिए जिम खोले जा रहे हैं ताकि जवान हर ऑपरेशन के लिए फिट रहें। रामनगर पीएनजी पीजी डिग्री कॉलेज परिसर में आवासीय भवन निर्माण के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। हरिद्वार से दिल्ली के किन्नरों का एक दल कांवड़ लेकर अपने गंतव्य को रवाना हुआ है। कई सालों से कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं। नैनीताल के मनोरा रेंज में वन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान ग्रामीणों और वन विभाग ने पर्यावरण बचाने के लिए संकल्प लिया और एक पेड़ मां के नाम मुहिम को आगे बढ़ाया। और उत्तराखंड में एक जनजाति ऐसी भी है जिसकी तादाद बहुत कम है और वनराजी जनजाति दुनिया की उन जनजातियों में शुमार है जिन्हें विलुप्त होने से बचाने की कई कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन पंचायत चुनावों में इस जनजाति को कोई भी प्रतिनिधित्व मिल पाना संभव नहीं दिख रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में हो रहे पंचायत चुनाव में हर तबका मैदान में है।
लेकिन वनराजी जनजाति के लिए सीट रिजर्व होने के बाद भी उसे पंचायती राज में कोई मौका नहीं मिल रहा है। असल में डीडीहाट के खेतार कन्याल गांव की ग्राम प्रधान सीट एसटी महिला के लिए रिजर्व है। बावजूद इसके वनराजी जनजाति से कोई महिला कैंडिडेट नहीं मिली। असल में पंचायत चुनाव में रिजर्व कैटेगरी के लिए 8वीं पास जरूरी है, लेकिन वनराजी जनजाति में 8वीं पास महिला खोजना भी नामुमकिन हो गया। नतीजा ये है कि खेतार कन्याल गांव में ग्राम प्रधान के लिए कोई नामांकन ही नहीं हो पाया। पास नहीं मिली क्योंकि अभी कुटा चौरानी का पूरा राजी जनजाति का है, 32 लगभग परिवार है वहाँ पर महिलाओं की सीट आई हुई है, यानी कि राजी जनजाति की महिला सीट आई हुई है। खेतार कन्याल गांव की आबादी 920 है, जिसमें 478 महिलाएं हैं। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति सबसे अधिक पिथौरागढ़ में रहती है। धारचूला, डीडीहाट और कनाली छीना में ये जनजाति अपने वजूद के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। धारचूला की किमखोला ग्राम सभा में भी वनराजी जनजाति के नरेंद्र ने मैदान में उतरने की कोशिश की, लेकिन उसका भी नामांकन रद्द हो गया। ऐसे में साफ है कि जहां हर वर्ग गांव की सरकार का भले ही हिस्सेदार होगा, लेकिन वनराजी जनजाति इस हिस्सेदारी में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगी। आप चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरे गांव वालों का यही कहना है। इसलिए दारचूला में हमारे कागजों पर कुछ आपत्ति हमारे अदर लोगों ने आपत्ति लगाई थी, वो आपत्ति हमारी दारचूला में नहीं सुनी गई, इसलिए हमें डीएम साहब के पास आया था, यहाँ से भी नहीं हो पाया। इससे मांगा जाएगा कि किस जनपद में कितने पद रिक्त है। रिक्त पदों की सूचना तो जनपद से भेजी जाएगी, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग जहाँ पर जगह खाली रहेगी उसकी अधिसूचना जारी करेगा, उसके बाद वो निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। वनराजी जनजाति की जनसंख्या सिर्फ 1279 है। इस जनजाति की उम्र भी काफी कम होती है। ऐसे में इस जनजाति को बचाने के लिए कई कोशिशें हो रही हैं। बावजूद इसके चुनाव में इसकी हिस्सेदारी 0 है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि पंचायत चुनाव में दुर्लभ जनजाति के लिए भी क्या वही नियम होने चाहिए जो आम लोगों के लिए हैं, या फिर उनकी दुर्लभता को देखते हुए नियमों में बदलाव जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का तीसरा दल पिथौरागढ़ पहुंच गया है। 46 यात्रियों के इस दल में 12 महिलाएं भी शामिल हैं। ये दल सोमवार को बेस कैंप धारचूला से गुंजी के लिए रवाना होगा और पिथौरागढ़ पहुंचने पर दल से सभी सदस्यों का जोरदार स्वागत किया। और मानसरोवर यात्रा को लेकर यात्रियों में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। इस दल में सबसे अधिक 11 यात्री उत्तर प्रदेश के हैं। मेरे फादर 2018 में गए थे और उन्होंने मुझे करेज करा कि इस बार ये यात्रा में अपना फॉर्म फिल कर, और लकीली मेरा नाम निकल आया। मेरे मम्मी पापा ने भी फॉर्म फिल करा था पर उनका नहीं आया, अकेले मेरे ही आया नाम। रामनगर में कॉर्बेट की सीमा से लगे सुंदर खाल के लोग दो तरफा मुसीबत झेल रहे हैं, लिहाजा गांव वाले विस्थापन की मांग कर रहे हैं। अब ये क्या है पूरा मामला, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। साल 1971 में गढ़वाल से भूमिहीन अनुसूचित जाति के 80 परिवार सुंदर खाल आकर बस गए। कोसी नदी से लगी इस भूमि को इन्होंने अपनी मेहनत से सींचा और यहाँ अपने गुजारे लायक खेती करने लगे। लेकिन कॉर्बेट में बढ़ते बाग और कोसी नदी से हो रहे नुकसान ने अब इन्हें तोड़ दिया है। अब ग्रामीण विस्थापन करने की मांग कर रहे हैं। 2-3 चीजों से तो हम बड़ी ही परेशान हैं। एक तो कोसी से नंबर 1 में है, नंबर 2 में बाग का जो हमारे पास बार बार वहाँ पर मूवमेंट बन रहा है, गांव के अंदर भी घुस जा रहा है, उससे भी हम परेशान हैं। हमारे बच्चे रात को परेशान रहते हैं और हम ये चाहते हैं, पहले भी मैंने यही मांग रखी थी कि हमको कहीं दूसरी जगह दिया जाए। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि अभी इस वन गांव का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के फैसले के बाद गांव के विस्थापन के बारे में बातचीत की जाएगी। दरअसल हाई कोर्ट ने इन्हें अतिक्रमणकारी बताया था, जिसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
अभी आपदा से सुरक्षा के लिए तात्कालिक रूप से कुछ धनराशि वन विभाग रामनगर को दी गई है, जिसमें वो चैनलाइजेशन नदी के किनारे करा रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा जो जनहानि है वो उसकी संभावना ना बने। और उसका जो लॉन्ग टर्म समाधान है वो माननीय न्यायालय में अभी वन विभाग अपना पक्ष रख रहा है, उसके अनुसार ही हम लोग उसको टेकअप करेंगे। बाढ़ और बाढ़ के खतरे से परेशान लोग मानक के हिसाब से विस्थापन की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और